Hello students, my name is Nikhil Saini and welcome to our YouTube channel The Unfiltered Education. So in today's video lecture we are going to discuss about Finance Commission. तो आइए चलते हैं इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की तरफ. सो फाइनेंस कमीशन इज मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 280 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. अब इसकी कुछ बेसिक बातें. प्रेसिडेंट के लिए ये मैंडेटरी होगा कि वो हर 5वें साल फाइनेंस कमीशन का गठन करे. दूसरी चीज, फाइनेंस कमीशन के अंदर एक चेयरमैन और 4 अदर मेंबर्स होंगे जिनको अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट. The qualification of the Finance Commission, that is chairman and the other members, will be determined by the parliament. पार्लियामेंट को ये अधिकार होगा कि वो कानून बना के ये क्वालिफिकेशन डिटरमाइन कर सके. एंड द फोर्थ पॉइंट, अंडर आर्टिकल 280 देयर आर मेनी फंक्शंस ऑफ फाइनेंस कमीशन दैट आर मेंशन्ड. अब उनको हम एक अलग स्लाइड के अंदर पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल्स हो जाएंगी और उन्हें समझने में आसानी नहीं रहेगी. तो आइए चलते हैं इनकी क्वालिफिकेशन की तरफ. तो जैसे कि बताया गया था कि पार्लियामेंट लॉ बना के ये डिसाइड कर सकती है कि क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए. तो पार्लियामेंट ने ऐसा लॉ बनाया जिसका नाम है फाइनेंस कमीशन एक्ट 1951, जिसके अंदर ये बताया गया कि जो चेयरमैन है उन्हें पब्लिक अफेयर्स के डोमेन से लिया जाना चाहिए, उन्हें एक्सपीरियंस होना चाहिए पब्लिक अफेयर्स के अंदर. दूसरे उन्होंने बताया कि जो बाकी 4 मेंबर्स हैं उनके लिए 4 अलग अलग क्वालिफिकेशन है. एक मेंबर जिसके अंदर से होना चाहिए वो होगा या तो जज ऑफ हाई कोर्ट और क्वालिफाइड टू बी. दूसरा मेंबर होगा जिसको स्पेशल नॉलेज हो फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफ गवर्नमेंट की. अब जो गवर्नमेंट के अकाउंट्स और फाइनेंस होते हैं वो पब्लिक सेक्टर से काफ़ी ज़्यादा अलग होते हैं, तो वहाँ से एक इंसान हमें चाहिए जो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्पेशलाइज्ड हो. थर्ड पर्सन शुड हैव एक्सपीरियंस इन फाइनेंशियल मैटर्स एंड इन एडमिनिस्ट्रेशन, उसके पास ये एक्सपीरियंस होना चाहिए. और चौथा इंसान जो है उसके पास स्पेशल नॉलेज होना चाहिए इकोनॉमिक्स का. अब समझिए, बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि अगर हम ये पॉलिसी इंप्लीमेंट कर देंगे तो हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बट उसका एक्यूरेट प्रिडिक्शन जो है वो कौन कर सकता है? एक इकोनॉमिस्ट ही कर सकता है कि इसका आने वाले फ्यूचर पे क्या जो है परिणाम निकलेगा. इसके लिए एक इकोनॉमिस्ट का होना भी जरूरी है इसके अंदर. अब इसके फंक्शंस की बात करते हैं. तो जब हम फंक्शंस की बात करते हैं तो इसके पास सिर्फ रिकमेंडेशन देने की पावर है. तो सबसे पहले रिकमेंडेशन किस पे देगा? बिटवीन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट. सेंटर और स्टेट के बीच में कितने टैक्सेस किसको मिलने चाहिए. दूसरी चीज, एक शेयर आया हमारे पास जो स्टेट के लिए होगा, तो ये आगे ये भी बताएगा कि ये जो स्टेट का शेयर है इसमें से कौन से पर्टिकुलर स्टेट को कितना मिलना चाहिए, इसके ऊपर भी रिकमेंडेशन देगा. दूसरी रिकमेंडेशन होगी प्रिंसिपल दैट विल गाइड ग्रांट इन एड. तो जो ग्रांट इन एड मिलती है स्टेट्स को, उसे गाइड करने के लिए क्या रूल क्या प्रिंसिपल होगा, उसके ऊपर भी रिकमेंडेशन देगा. थर्ड थिंग, मेजर्स टू ऑगमेंट द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट टू सप्लीमेंट रिसोर्सेज फॉर लोकल गवर्नमेंट. अब ये समझिए कि जो लोकल गवर्नमेंट होती है स्टेट्स के यहाँ, उनके पास कई बार रिसोर्सेज कम पड़ जाते हैं. तो स्टेट फाइनेंस कमीशन ये जो है रिकमेंडेशन देता है कि सेंटर से इतना पैसा आना चाहिए. तो वो पैसा किस हिसाब से जाना चाहिए, कितना जाना चाहिए और किस किस तरीके से जाना चाहिए, इस पे भी रिकमेंडेशन कौन देगा? फाइनेंस कमीशन देगा. उसके अलावा अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि कुछ इंपॉर्टेंट मैटर है जो कि फाइनेंस कमीशन के सामने रखा जाना चाहिए और उनकी राय ली जानी चाहिए, तो वो भी फाइनेंस कमीशन के सामने रखा जा सकता है. अब इसकी कुछ लिमिटेशन देखते हैं. इसकी एक ही लिमिटेशन है और वही सबसे महत्वपूर्ण, एडवाइजरी रूल. अब ऐसा समझिए कि अगर सेंटर में मेरी गवर्नमेंट है, मेरी पार्टी की गवर्नमेंट है, और राजस्थान में मेरी पार्टी की गवर्नमेंट है, बट मध्य प्रदेश में मेरी पार्टी की गवर्नमेंट नहीं है, तो सेंटर से मैं डिसीजन लेते वक्त कौन सी पार्टी की तरफ ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होऊंगा या फिर कौन से स्टेट की तरफ ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड रहूंगा या बायस्ड रहूंगा? ऑब्वियसली मैं राजस्थान की तरफ ज्यादा एक सॉफ्ट कॉर्नर रखूंगा क्योंकि वहां पे मेरी पार्टी. तो इसका एडवाइजरी रोल होने की वजह से ये होता है कि जो पार्टी इन पावर एट सेंटर होती वो थोड़ी सी क्या होती है, बायस्ड हो जाती. अगर यहाँ पे ये एडवाइजरी रोल नहीं होता और इसका मैंडेटरी रोल होगा कि जो भी रिकमेंडेशन दी इसने फाइनेंस कमीशन ने उसे अप्लाई करना ही पड़ेगा, कोई ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेज नहीं है तो अप्लाई करना ही पड़ेगा. तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, एक इक्विटेबल जस्टिस होता. वहां पे पार्टी पॉलिटिक्स अंदर नहीं आती, वहां पे पॉलिटिकल एंगल अंदर नहीं आता. तो एडवाइजरी होने की वजह से इसकी बहुत बार ऐसा होता है कि रिकमेंडेशन मानी ही नहीं जाती या फिर बहुत कम रिकमेंडेशन मानी जाती. तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो अभी तक हमने पढ़ा वो सारा व्यर्थ हो गया? जी नहीं, इसकी इंपॉर्टेंस भी है अपने आप में. तो इंपॉर्टेंस समझते हैं. सबसे पहला, पार्लियामेंट्री कंट्रोल. अब ऐसा समझिए कि जो एक ये रिपोर्ट बनाएंगे, पूरी फाइनेंस कमीशन एक रिपोर्ट बनाएगा और वो रिपोर्ट प्रेसिडेंट को कहां लानी पड़ेगी? पार्लियामेंट के अंदर लानी पड़ेगी. और उसके साथ एक्सप्लेनेशन भी होगा कि कौन कौन से जो इन्होंने रिकमेंडेशन दी है उस पर एक्शंस लिया गया. तो मैं अपोजिशन लीडर हूं तो मैं एक पब्लिक ओपिनियन क्रिएट कर सकता हूं ना.
मैं सवाल पूछ सकता हूँ खड़े होके कि बताइए सरकार, आपने ये जो इतना बढ़िया काम था इसके अंदर, इतनी बढ़िया रिकमेंडेशन थी, उस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? इसके अंदर आप, इसका मतलब आपके मन में चोर है, इसका मतलब आप चाहते नहीं थे कि उस स्टेट का भला हो। एक्स वाई जेड बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। पार्लियामेंट्री कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत वास्ट भी हो सकता है अगर प्रॉपरली फंक्शन किया जाए तो। ठीक है, एक पब्लिक ओपिनियन जनरेट किया जा सकता है। मैं आप लोगों को बता सकता हूं कि क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। नाउ द सेकंड पॉइंट इज वैल्यूएबल गाइडेंस। चलिए मान के चलते हैं कि कोई भी तरीके का जो है उसमें से रिकमेंडेशन यूज नहीं की जाएगी, बट उसके साथ एक गाइडेंस तो मिलेगी एटलीस्ट। हम ये तो अच्छा तरीके से सोच के रख सकते हैं मन में कि हम जो वैल्यूएबल सजेशन देंगे फाइनेंस कमीशन के द्वारा, उसके ऊपर एटलीस्ट गवर्नमेंट सोचेगी। तो अगर एक या दो पॉइंट अच्छे निकलते हैं तो क्या उसमें नुकसान क्या? तो ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, ये दोनों पॉइंट इसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हमें दर्शाते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट फाइनेंस कमीशन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।